आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आर्थोप्लास्टी सर्जरी शरीर के किस अंग से संबंधित होती है। तो ये जोड़ों से संबंधित होती है, माने जो शरीर के जॉइंट होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों से संबंधित होती है आर्थोप्लास्टी सर्जरी। माने कहने का मतलब यही है, जैसे हमारे हड्डियों के जोड़ हैं वहाँ पर जब खराबी हो जाती है, यदि हल्की फुल्की कोई खराबी है तो हल्का सा उसमें का हिस्सा निकाल कर उसको सर्जरी के द्वारा सही कर दिया जाता है। यदि मान लो बहुत ज़्यादा जॉइंट खराब है तो उस जॉइंट को हटाकर सर्जरी के माध्यम से अदला बदली करके उसको जॉइंट को सही कर दिया जाता है। तो माने कहने का मतलब यही है, आर्थोप्लास्टी जो सर्जरी होती है वो किससे संबंधित होती है, शरीर के घुटनों से संबंधित होती है, हड्डियों के जोड़ों से संबंधित होती है। ठीक है, जो ये सर्जरी होती है आर्थोप्लास्टी जो सर्जरी होती है मुख्य रूप माने 3 प्रकार की होती है। ठीक है, टोटल आर्थोप्लास्टी सर्जरी, पार्शियल आर्थोप्लास्टी, ठीक है, पार्शियल आर्थोप्लास्टी, और जो तीसरी होती है रीसरफेसिंग आर्थोप्लास्टी होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। पॉलीसिथीमिया रोग संबंधित है, तो ये संबंधित है रक्त से। ठीक है रक्त से संबंधित होता है। फ्रेंड्स ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये गाढ़ा भी मतलब ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो माने ब्लड का स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक की समस्याएं हैं या रक्त का जमाव जो है, ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पॉलीसिथीमिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसमें जब संख्या बढ़ती है तो हमारा रक्त जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ गई है आरबीसी की, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ। और हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 50 लाख। ठीक है, कितनी 50 लाख होती है या फिर 5 मिलियन कह लीजिए। ठीक है, इनका यदि जीवन काल पूछता है तो जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, यदि आरबीसी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो क्या बोलते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। हीमोसाइटोमीटर से क्या मापते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, रक्त कोशिकाएं मतलब ब्लड सेल्स को मापा जाता है, और कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इनको किससे मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इनकी संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप होता है, माने इसका जो पूर्ण रूप होता है कौन सा होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, माने सीबीसी टेस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी इस माने सीबीसी टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं हम, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर ब्लड में कितनी है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, बात करी जाए प्लेटलेट्स की, जो प्लेटलेट्स होता है इसी को रक्त बिंबाड़ बोलते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाड़ भी बोला जाता है और फिर थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। यदि इनके जीवन काल की बात करें तो ये 7 दिन तक जीवित रहती हैं ब्लड। यदि इनकी संख्या की बात करें तो औसतन देखा जाए तो 2 लाख होती है। ठीक है, कितनी, 2 लाख होती है, क्योंकि आपको लिखा मिलेगा 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेकिन जब औसत की बात करी जाएगी तो ये 2 लाख लगभग में आ जाएगा। और जो प्लेटलेट्स जो होती हैं, ठीक है, रक्त बिंबाड़ जो होती हैं, इनका क्या कार्य होता है, देखो जो प्लेटलेट्स होती हैं, मान लो जैसे आपका या किसी का शरीर है, यहाँ पर कट जाता है, कट गया फट गया तो वहाँ से ब्लड निकलता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स नहीं होगी तो वो ब्लड निकलता रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का थक्का बना देती है प्लेटलेट्स। ठीक है, जब थक्का बनाएंगे जम जाएगा तो ब्लड निकलेगा नहीं। ठीक है, तो रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। सीटी स्कैन के दौरान कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सीटी स्कैन जो इसमें सीटी जो होता है, सीटी का मतलब होता है कमिटेड टोमोग्राफी। ठीक है, कमिटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। और सीटी स्कैन के दौरान किन किरणों का प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन के अंदर जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों की जानकारी प्राप्त की जाती है सीटी स्कैन के द्वारा। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंग होते हैं इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियां जो बात करी जाए हमारे शरीर में कितनी होती हैं, कुल 639 होती हैं। ठीक है, 639 जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारे शरीर का कितना होती हैं, 40 से 45% होती हैं। ठीक है,
40 से 45% होती है हमारे शरीर का होती है जो कि कान में होती है, ठीक है। सार्टोरियस जो होती है सबसे लंबी होती है, जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी जो होती है स्टेपिडस होती है जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। यदि सबसे चौड़ी की बात करते हैं तो लेटिमस डार्सी आ जाती है, ठीक है। सबसे चौड़ी की बात करें तो सबसे चौड़ी कौन सी होती है? लेटिमस डार्सी, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय की पेशी। जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार, माने जो हमारे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, अंगुलियों की मांसपेशियाँ हो गई, तो ऐसी जो सभी होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। और फिर अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जैसे कि हमारी आंत हो गई, फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। जो मान लो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करके स्वतः कार्य करती रहती हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद हृदय पेशी जो होती हैं वो भी अनैच्छिक पेशी का ही भाग होती हैं। मान लो टोटल कितनी होती है? 639 होती हैं, ठीक है। कितनी? 639 होती हैं, जिसमें से 400 रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक। कितनी? 400 रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले शरीर में सर्वाधिक पीठ में मतलब सर्वाधिक पेशियाँ मतलब शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं, तो शरीर में सर्वाधिक जो पेशियाँ होती हैं वो पीठ में पाई जाती हैं। लगभग क्या 180 पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी? 180 पाई जाती हैं, जो शरीर के सभी अंगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हड्डी माने मांसपेशियाँ होती हैं कहाँ? पीठ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। दिल की धड़कन पर दाब का माप क्या कहलाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? दिल की धड़कन पर दाब का माप क्या कहलाता है? तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसमें आपको बता देता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, देखो, दिल की धड़कन पर दाब का माप क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, 2 धड़कनों के बीच जो दबाव की माप होती है, 2 धड़कनों के बीच की जो दबाव की माप होती है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिल की धड़कन पर दबाव का माप जो होता है क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और डायस्टोलिक क्या होता है? 2 धड़कनों के बीच का जो दबाव होता है, दबाव की जो माप होती है, ठीक है, 2 हार्ट बीट्स के बीच का दबाव की जो माप होती है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका कितना बीपी होता है? 120/80 mmHg होता है, ठीक है। mmHg होता है। तो 120 जो होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जबकि 80 जो होता है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन माने 140/90 140/90 mmHg। इससे जब अधिक ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन माने अति तनाव बोला जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो, माने 140/90 से जब अधिक हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन माने अति तनाव बोला जाता है, ठीक है। फिर एक होता है हाइपोटेंशन, माने 90/60 से जब कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाता है, माने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 है। तो हृदय की बाहरी परत कौन सी है? पेरिकार्डियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम हृदय की मुख्य रूप से क्या मतलब 3 परतें होती हैं हृदय में, ठीक है। पहली कौन सी होती है? पेरिकार्डियम फिर होती है मायोकार्डियम, फिर होती है इंडोकार्डियम, ठीक है। पहली कौन सी है? माने ऊपर की सबसे पेरिकार्डियम, फिर मध्य वाली होती है मायोकार्डियम, फिर सबसे नीचे वाली होती है इंडोकार्डियम, ठीक है। याद रखना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तो छोटी जो आंत होती है इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। कौन? डुडोनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। डुडोनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बांटा गया है। जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई पूछ लेता है 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 5 से 6 मीटर होती है। और जो छोटी आंत होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है, देखो, छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है पाचन एंजाइम होता है उसका स्राव करती है तथा पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, ठीक है। पाचन एंजाइम का क्या करती है? स्राव करती है तथा पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कौन करती है? छोटी आंत, ठीक है। ये और पानी का अवशोषण कौन करती है? वो बड़ी आंत करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10।
नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है फ्रेंड्स, इसी को रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी रोग क्या होता है? जिससे कोई व्यक्ति है रतौंधी से ग्रसित है तो उसमें क्या होगा, रात के समय या फिर अंधेरे में उसको देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग से ग्रसित व्यक्ति को रात में या फिर अंधेरे में देखने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो होता है इसी को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं या फिर रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। और जो विटामिन ए के प्राप्त के मुख्य स्रोत होते हैं तो गाजर और पपीता यही सब होते हैं इसके। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। विटामिन B7 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच। ठीक है, क्या? विटामिन एच के नाम से जाना जाता है विटामिन B7 को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। दूरदृष्टि दोष को रिपीट करते हैं। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, क्या है? दूरदृष्टि दोष होता है, इसी को हाइपरमेट्रोपिया रोग बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंखों से संबंधित होता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष जो होता है इसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसे नज़दीक की या फिर पास की जो वस्तुएं होगी वो धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है माने एक शुद्ध शब्द एक छोटे से लाइन में कहा जाए, जो दूरदृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी जो पास की नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है, माने नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा की बात करी जाए तो 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। फिर इसके बाद 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। फिर इसके बाद 0.93 ये होती है आर्गन। 0.93% जो होती है क्या होती है? आर्गन होती है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, वो 0.03% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर इसके बाद 0.93% जो होती है वो आर्गन गैस पाई जाती है। फिर इसके बाद 0.03% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। एंथ्राक्स रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो एंथ्राक्स जो रोग होता है ये बैसिलस एंथ्रैक्स जीवाणु से होता है। ठीक है, बैसिलस एंथ्रैक्स जीवाणु से होता है। और इसमें होता क्या है देखो, जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, घास फूस खाने वाले जो पालतू जानवर होते हैं इनके द्वारा फैलता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है, शरीर पर जो होते हैं फफूंदे निकल आते हैं। ठीक है, फफोले निकल आते हैं और यही जो फफोले फूट जाते हैं, ये जब फूट जाते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जख्म हो जाता है शरीर पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। काली खांसी किस बैक्टीरिया से होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस परट्यूसिस। और बात आ गई काली खांसी की, तो मैं आपको बता देता हूँ जो इससे प्रभावित अंग होता है। ठीक है, काली खांसी से जो प्रभावित अंग होता है, अंग है नाक, गला और श्वसन प्रणाली। और इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT। ठीक है, DPT का टीका लगाया जाता है। D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है परट्यूसिस और T का मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, और इन सभी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, किडनी में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो किडनी में जो पथरी बनती है तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी मुख्य रूप से यही होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है मुख्य। अब बात आ गई किडनी की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें मुख्य रूप से सामान्य रूप से 2 किडनी पाई जाती हैं। ठीक है,
2 किडनी पाई जाती हैं। यदि किडनी का पूछा जाए वजन तो 140 ग्राम हो जाता है, ठीक है, कितना 140 ग्राम हो जाता है। देखो जो किडनी होती है, किडनी में अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो किडनी होती है, मान लो जैसे ये किडनी बना दिया हमें टूटी फूटी फिलहाल, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। इसमें 2 परतें होती हैं, ठीक है, कितनी 2 परतें होती हैं इसमें। देखो ये जो अंदर वाली परत होती है, ठीक है, ये जो अंदर वाली परत होती है इसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। और ये जो बाहर, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक है, क्या, मेडुला, ठीक है। और ये जो बाहर वाली परत होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स बोल। देखो आप समझ लेना, ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाली परत होती है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें 2 परतें होती हैं किडनी की, आंतरिक परत को मेडुला, ठीक है, मेडुला बोलते हैं, और जो बाहरी परत होती है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। किडनी का अध्ययन जो होता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है, जो गुर्दा होता है, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है, और किडनी का जो अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं, तो ये किडनी है, त्वचा है, यकृत है, फेफड़े हैं, बड़ी आंत हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। जो इसमें किडनी होता है ये मुख्य उत्सर्जन तंत्र का अंग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें ट्रोपोनिन, ठीक है, कौन सा, ट्रोपोनिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यदि ऑप्शन में ट्रोपोनिन नहीं होता है तो एक्टिन प्रोटीन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्टिन प्रोटीन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। मांसपेशियों में कौन सा, ये तो हो गया है, 19 देखते हैं। 19 नंबर है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है कौन सी है, उरु अस्थि होती है। उरु अस्थि को हम फीमर अस्थि बोलते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से बनाकर, देखो इसको आप समझ लेना। इसे फिलहाल ये हमारा पैर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पैर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हड्डी होगी, ठीक है, ये हमारी थाई है, ठीक है, क्या है, हमारी थाई है। अब ये थाई जो होगी, ठीक है, ये थाई वाली जो ये वाली हड्डी होती है इसी को उरु अस्थि फीमर अस्थि बोलते हैं, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर इसके बाद ये घुटना हो गया, यहाँ पर जो हड्डी होगी इसे पटेला नामक हड्डी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य हड्डी होती है इसको बोलते हैं टिबिया, और ये जो साइड वाली होती है इसको वो क्या बोलते हैं, फेबुला बोलते हैं, ठीक है। तो टिबिया की सहायक जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फिबुला होती है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये जो थाई है, जांघ है, जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, उसे बोलते हैं क्या, फीमर बोलते हैं या फिर उरु अस्थि बोलते हैं, जो कि थाई जांघ में पाई जाती है। फिर इसके बाद ये जो घुटना होता है, घुटने पे क्या होता है, ये हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पटेला नामक हड्डी बोलते हैं। फिर इसके नीचे जो पैर होता है हमारा, घुटने के नीचे जो पैर होता है वहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, टिबिया और फिबुला। टिबिया जो होती है मुख्य हड्डी होती है और शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और टिबिया हड्डी की जो सहायक होती है वो फेबुला होती है, और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, ये घुटने के नीचे यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ह्यूमरस जो हड्डी होती है, मान लो जैसे मैं अभी एक टूटा फूटा फिर चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश ही करूँगा। मान लो कुछ इस तरीके से, ये हमारा हाथ हो गया, ये बाजू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये बाजू है, ठीक है, ये बाजू है। अब यहाँ पर जो ये हड्डी होगी, ये मान लो कोहनी है, ठीक है, ये कोहनी हो गई। अब यहाँ माने ये कंधे से जहाँ तक की ये जो हड्डी होती है बाजू की हड्डी होती है, ठीक है, इसी को ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। फिर ये कोहनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक ये बाजू हो गया, ठीक है, ये बाजू हो गया, ठीक है, ये वाला ये क्या है, बाजू वाली हड्डी हो गई। फिर इसके बाद इसी को ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ कोहनी से, और ये मान लो कलाई है, ठीक है, ये कलाई है। अब यहाँ से 2 हड्डियाँ इसमें होती हैं, ठीक है, एक हड्डी ये होती है, तो और एक हड्डी ये होती है, ठीक है, ये 2 हड्डियाँ होती हैं, इसको रेडियस और अल्ना बोलते हैं। माने कोहनी से कलाई तक की जो कोहनी से कलाई तक जो मतलब एरिया होती है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना।
तो फ्रेंड्स कुछ ये प्रश्न है, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो डालता रहता हूं।